नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में ख़ास तौर पे हमें ज्वाइन किया है अहमद हसन अल अरबी साहब ने, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं। थैंक यू वेरी मच अहमद साहब, आपने हमें टाइम दिया। सर, ये फरमाइएगा कि मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह से पाकिस्तान ने इंडिया की धुलाई की और उसके बाद इंडिया ने पसपाई इख्तियार की और मोदी जो हैं वो मजबूर हुए अपने दोस्तों को इस बात पे कायल करने के लिए कि पाकिस्तान को सीज़ फायर पे राज़ी किया जाए, तो ये सारे मामले को इंटरनेशनली आप किस नज़र से देखते हैं? पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी सतह पे क्या गेन किया है? देखिए, बात यह है कि मैं सिंपल सा इसमें जो पाकिस्तान की जो इस वक्त इंटरनेशनल पूरी दुनिया की ग्लोबल ओपिनियन पाकिस्तान के हक में आई है, वो सिर्फ इस वजह से आई है कि पाकिस्तान ने अपनी जो मिलिट्री रिजॉल्व है वो बड़े अच्छे तरीके से पूरी दुनिया के सामने रखा और एक एग्रेसिव पोस्चर लिया। हमने क्लियर मैसेज दिया पूरी दुनिया को कि इस टाइम, इस दफ़ा इंडिया हम पे जो ये झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि दहशतगर्दी वाला सारा ड्रामा जो ये करते रहते हैं, जो झूठ बोलते रहते हैं, जो प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, हमने वाज़ेह मैसेज दिया कि ये हमारी रेड लाइन है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मुंह उठाएं और पाकिस्तान को दहशत, इनको सबूत दिखाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर हम हर वो चीज़ करेंगे जो हमारे ताकत में है, हमारे इख्तियार में है, अपनी इज्जत को, अपनी डिग्निटी को, अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, अपने डिप्लोमेटिक वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जाहिर है जब ये रिजॉल्व पाकिस्तान ने शो किया तो फिर पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को सीरियस लिया और इसी वजह से फिर उसके बाद जब कल रात को हमने इनको रिटेलिएट किया, जो इन्होंने पाकिस्तान दरअंदाजी की थी, हमारे शहरों के अंदर आके हिट किया था, जब कल हमने उसका भरपूर जवाब दिया, जो कि हम इनको वार्न करते रहे थे कि आप एक करोगे, हम डिस्प्रोपोर्शनेट जवाब देंगे और जब हम जवाब देंगे तो वो ऐसे ही होगा कि जैसे सूरज निकलता है फिर वो पूरी दुनिया देखती है। तो फिर उसके बाद ये अपने घुटनों के बल माफिया मांगने के लिए गए, पूरी दुनिया को इन्होंने बीच में इन्वॉल्व किया। अब तो CNN ने वाज़े तौर पर पब्लिकली ये बात एक्नॉलेज की है कि इन्होंने अमेरिका को, टर्की को, सऊदी अरेबिया की मिन्नतें की कि आप ये सीज़ फायर करवाएं पाकिस्तान से, लेकिन ये हमारा जो दुश्मन है इसके बारे में ये बात याद रखनी चाहिए हमें कि ये बहुत कमीना और गलीज दुश्मन है। इन्होंने सीज़ फायर सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा टाइम गेन करने के लिए, इनकी एयरफोर्स तबाह हो गई है, इन्होंने ड्रोन्स भेजे वो तबाह हो गए हैं, नेवी को ये आगे नहीं लेके आ रहे, नेवी इनकी पीछे ही है, लेकिन ये प्लान कर रहे हैं, जो इनके स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है वो वाज़े इशारा कर रही है कि ये कोई एक और मिस एडवेंचर टाइप को सिचुएशन प्लान कर रहे हैं और हमें इस मामले में आई एम श्योर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तो तैयार हैं, हमें हर पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए, खतरा अभी टला नहीं है। अहमद साहब, ये बात तो ठीक है कि खतरा अभी टला नहीं और हमें उससे चुकन्ना भी रहना चाहिए इस तरह के बुज़दिल दुश्मन से, लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि उसकी चाल हर चाल उल्टी पड़ रही है? जैसे कि आपने खुद कहा कि उनका जो ड्रोन सिस्टम है वो फेल हो गया, उनकी एयरफोर्स जो है वो उसको जहाज़ ग्राउंड करना पड़ गए। अब तो ख़ुद उनके एयर चीफ जो हैं उन्होंने भी तस्लीम कर लिया कि राफेल जो है उसको नुकसान पहुंचा और पाकिस्तान ने फ़ज़ाइया का बड़ा नुकसान किया। लेकिन इस सारे मामले में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये भी है कि कश्मीर का मसला जो है वो एक दफ़ा फिर जो है पूरी दुनिया में, हम तो कहते थे शुरू से कि फ्लैश पॉइंट कश्मीर है, लेकिन पूरी दुनिया में दोबारा उजागर हो गया। और आज भी देखें प्रेसिडेंट ट्रंप ने कश्मीर के हवाले से जिन ख्यालात का इजहार किया है, तो आप इस सारे मामले को किस नज़र से देखते हैं? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, लेकिन उसमें मैं जो बात कर रहा हूँ वो यही है कि इन्होंने सबसे पहले अपनी एयरफोर्स भेजी और दुनिया की मिलिट्री हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ कि दो मुल्क आपस में लड़े और पहले 5 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने इनके 4 त्यारे इनके मार के गिरा दिए, जिसमें राफेल भी थे, इनके फाइटर जेट, और पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इन्होंने अपनी टोटल 5 घंटे में एक तरह से एयरफोर्स ने हथियार डाल के पाकिस्तान के आगे इन्होंने सर तस्लीम खम अपना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से इन्होंने कर दिया। फिर उसके बाद इनकी तसल्ली नहीं हुई, फिर भी अगले दिन इन्होंने ड्रोन्स भेजे जलील होने के लिए, फिर हमने इनके ड्रोन्स को हिट किया। ये अभी इंडिया के अंदर का जो इन्वायरमेंट है, मोदी के खिलाफ बहुत ज्यादा आवाजें उठ रही हैं, मोदी से इस्तीफा मांगा जा रहा है, मोदी को जलील किया जा रहा है, विद इन बीजेपी बहुत ज्यादा मोदी के खिलाफ हैं। तो मोदी ये हजीमत जो उठा रहा है, उसके एक फैशिस्ट है, वो कुछ भी करेगा, उसको अपनी हुकूमत, अपनी सीट बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इनको ये लग रहा है कि एयरफोर्स हमारी गई, ड्रोन्स हमारे गए, नेवी हम अभी यूज नहीं कर रहे, तो हम ग्राउंड इन्वेजन कर सकते हैं, शायद हम तैयार हैं, दरअंदाजी कर सकते हैं हम। जो कश्मीर और जो इनका पुराना 5 साल पुराना इनका वॉर डॉक्ट्रिन है कि हमने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पे एक लिमिटेड वॉर करनी है, तो उसके लिए दे आर इचिंग। और दूसरी बात जो आपने जो इंटरनेशनल उससे रिलेटेड आपने कही, कश्मीर से रिलेटेड, तो
कश्मीर ही तो असल मसला है। जो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी की दहशतगर्दी को इंडिया सपोर्ट कर रहा है, जो टीटीपी को इंडिया सपोर्ट कर रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, जो इंडिया के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, ये जो पहलगाम से लेकर पुलवामा से लेकर ये जो सारे ड्रामे इंडिया कर रहा है पाकिस्तान के साथ, जो बुनियादी मसला है असल तो वो कश्मीर है। इंडस वाटर ट्रीटी तो उसका एक सिम्टम है, असल कश्मीर है। और कश्मीर का मसला जो है उसको हमें पूरी दुनिया में, हमें तो अल्लाह ताला ने ऐसा इन्वायरमेंट दे दिया है डिप्लोमेटिकली कि अब हमें दबा के कश्मीर के मसले को पूरी दुनिया के सामने रखना चाहिए। और कश्मीर का जो असल यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन जो है 1990, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 1990 की जो रेजोल्यूशन है 45/1000, उस रेजोल्यूशन के मुताबिक कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स को जो राइट्स इंटरनेशनल ऑर्डर देता है वो हमें पूरी दुनिया को बताने और एस्टैब्लिश करने कि उनको वो राइट्स मिलें। अहमद साहब, आप क्योंकि बैनुल अक़वामी अमूर पे गहरी नज़र रखते हैं, तो हमने तो ये देखा है कि हमेशा जो दुनिया है वो ताकतवर का साथ देती है। तो क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान ने जिस तरह से खित्ते में अपने आप को प्रोफेशनली अस्करी तौर पे ताकतवर साबित किया है और अपनी बढ़तरी हर शोबे में साबित किया है इंडिया के ख़िलाफ़, तो उससे अब वेस्ट ख़ास तौर पे ये सोचने पे मजबूर होगा कि अब यहाँ पे खित्ते में लीडर जो है वो इंडिया नहीं है। बिल्कुल ऐसे है। हमारी जो मिलिट्री है, जाहिर है आप डिप्लोमेसी पे बात कर लें, आप पॉलिटिकल इश्यूज पे बात कर लें इंडिया के साथ, तो आपको क्लियर नजर आएगा कि वेस्ट इंडिया को सपोर्ट करता है। लेकिन जब वॉर मशीन्स की बात आती है, जब फैसले मैदान जंग में होते हैं, तो जो मुल्क इंडिया का सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं वो भी इंडिया को सपोर्ट नहीं करते, वो भी एंशियस हो जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की जो वॉर मशीन, पाकिस्तान की जो आर्मी है, बैटल हार्ड एंड प्रोफेशनलिज्म जो हमारी आर्मी का है, उसके मुकाबले में इंडिया तो कहीं पास भी नहीं है। और आपने देखा कि इस जंग में सबसे पहले तो इनके राफेल जो थे, यानी एस फाइटर जेट फ्रांस का, उस फ्रांस की उस सारी जो इंडस्ट्री, दुनिया में सबसे बड़ा जो कारोबार है वो असलहे और एमुनिशन का है, तो उस इंडस्ट्री के अंदर फ्रांस को मुंह की खानी पड़ी सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट की वो ऐसी एयरफोर्स पे की, इंडियन एयरफोर्स पे, जिनको जहाज सही से उड़ाना भी नहीं आता। और उसका मुकाबला फिर था पाकिस्तान के साथ, दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स के साथ। तो राफेल के शेयर्स नीचे चले गए, चाइनीज जो इक्विपमेंट था पूरी दुनिया में उसके शेयर्स ऊपर चले गए। अगले दिन इन्होंने फिर ड्रोन्स भेजे, 100 के करीब हमने ड्रोन्स मार के गिराए, एक ड्रोन इंडिया का वापस नहीं गया। कामाकाजी ड्रोन जो इसराइली थे, तो इसराइल की भी जो वेपन इंडस्ट्री थी उसकी भी तबाही फिर गई। फिर उसके बाद इन्होंने रशिया का S-400 की 2 बैटरीज पाकिस्तान के ऊपर डिप्लॉय की हुई थी, तीसरी चाइना के पास, उसमें से एक बैटरी हमने पहले ऑफेंसिव में ही जाके मार के गिरा दी। तो जाहिर है, आप अगर पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि किस तरीके से उनके इक्विपमेंट का इंडिया मजाक उड़ा रहा है, और अगर दुनिया ने अपना इक्विपमेंट पुल आउट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये जितने भी ममालिक हैं, रशिया देख लें, आप इसराइल देख लें, ये सारे जंगों में इन्वॉल्व हैं इस टाइम पे, और इनका इक्विपमेंट अगर इस तरीके से पिट रहा है पाकिस्तान के हाथों, तो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जाता है। तो इस वजह से ये सारे इस वक्त इंडिया से एप्रीहेंसिव हैं, एंशियस हैं, बैक फुट पे हैं। और जो इस वक्त मैं वाज़ेह तौर पर एक बात बता दूं, डिप्लोमेसी होती है 2 तरह की। एक होती है जो पीस टाइम डिप्लोमेसी होती है, वो अमन के दौरान आपके पास टाइम होता है, डेलिकेसीज का आप अफोर्ड करते हैं, आप डिप्लोमेटिक वैल्यूज का ख्याल बहुत ज्यादा रखते हैं, आप ये देखते हैं आपने कैसे मिलना है, हाथ कैसे मिलाना है, डिप्लोमेट्स इसी तरीके से काम करते हैं। एक वो डिप्लोमेसी होती है। अब उसका टाइम खत्म हो गया पूरी दुनिया से, अब उसका आहिस्ता आहिस्ता टाइम खत्म हो रहा है। लेकिन स्पेसिफिकली पाकिस्तान में पीस टाइम डिप्लोमेसी का एरा इज ओवर। अब वॉर टाइम डिप्लोमेसी है, ये फर्क वाजे होना चाहिए सबके सामने। अब डिप्लोमेसी की वैल्यूज चेंज हो गई हैं। अब आगे जितने भी साल जो ये रहेंगे, आने वाले 5 से 10 साल कम से कम, जो इंडिया के साथ होगी वो हमारी वॉर डिप्लोमेसी होगी। और हमें इस बात का, जैसे मिसाल मैं आपको देता हूं, अब हमारे डिप्लोमेटिक मिशंस को हॉकिश होने की जरूरत है। हमने आगे बढ़ के अब क्या करना है, हमने आगे बढ़ के जो आरएसएस है, इंडिया की दहशतगर्द तंजीम है, हमने इसको बैंड टेररिस्ट, प्रोस्क्राइब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने मुसलमानों का इंडिया में कत्लेआम किया, बाबरी मस्जिद को इन्होंने शहीद किया, इन्होंने गांधी को इवन इन्होंने मारा। पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है वो ये करवा रहे हैं, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम और पुलवामा का है वो ये लोग करवा रहे हैं। अब हमें जरूरत है कि हम हर फोरम के ऊपर जाके कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पर्चा दे मोहन भगवत के ऊपर जो आरएसएस का हेड है, इसको इस पाकिस्तान के अंदर जितने आरएसएस के ऑफिसेज हैं इंडिया में, उनको टेरर कैंप्स डिक्लेयर करें।
और पूरी दुनिया के सामने रखें कि सिर्फ पाकिस्तान को इस दहशतगर्द तंजीम से खतरा नहीं है, पूरी दुनिया को इस दहशतगर्द तंजीम से खतरा है, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट इस दहशतगर्द तंजीम के कहने के ऊपर चल रही है। तो ये है वॉर टाइम डिप्लोमेसी। यू हैव टू टेक द वॉर, डिप्लोमेटिक वॉर टू द एनिमी। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। अहमद साहब, आपने ये जो गुफ्तगू की आरएसएस के हवाले से, तो क्या आप नहीं समझते कि इस सारे सिनेरियो में इंडियन मीडिया ने जो किरदार अदा किया है और जिस तरह से फेक न्यूज़ जो है उसकी अमाजगा इंडियन सारा मीडिया बना हुआ था, तो उसने भी एक दफ़ा इंडिया के जो घिनौना चेहरा है उसको सामने, पूरी दुनिया के सामने कर दिया? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ब्लंडर अपॉन ब्लंडर, डिजास्टर अपॉन डिजास्टर्स। एयरफोर्स फेल, आर्मी फेल्ड, इनकी ड्रोन टेक्नोलॉजी फेल्ड, इनकी डिप्लोमेसी फेल, और फिर इनका मीडिया भी फेल कर गया। अब आपने वो देखा, वो जो इनका जो रॉ का स्पोक्स पर्सन है, वो ज़ेनी मरीज सा, जो इनका आर्मी का रिटायर्ड ऑफिसर है, वो मेजर गौरव आर्या, उसने किस तरीके से वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के बारे में स्टेटमेंट्स दी, और किस तरीके से इस वक्त पूरा ईरान का फॉरेन ऑफिस जो है, इंडिया से ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं सिर्फ उस एक की, उस स्टेटमेंट की वजह से। सो ये अपने ऊपर खुद ही हमले करी जा रहे हैं, ये अपने ऊपर ये सुसाइड अटैक्स कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, इनका मीडिया, इनके जो इस तरह के लूज कैनन्स हैं, गौरव आर्या जैसे, वो एक्चुअली हमारा काम कर रहे हैं। अच्छी बात है। जब जंग होती है, जब पैनिक होती है, जब केओस होता है, जब आपकी तैयारी नहीं होती, जब आपने जिंदगी में कभी जंग नहीं लड़ी होती और आपने सब्जियां खाई होती हैं, तो फिर यही हाल होता है। फिर आपके जब जंग आती है आपके सर पे, फिर यू मेक ऑल काइंड्स ऑफ मिस्टेक्स। नहीं, लेकिन अर्नब गोस्वामी और बरखा दत्त जैसे जो बड़े नाम नहाज साफ़ी बनते थे, मेरिट के गर्विदा कहलाते थे, उनकी भी तो हालत देख लेना, उन्होंने भी क्या किरदार अदा किया। देखिए, अर्नब गोस्वामी तो एक जहनी मरीज है। वो एक्चुअली एक ही नीड्स अ साइकियाट्रिस्ट, उसको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। वो काबिल तरस इंसान है, उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, उस पर तरस खाना चाहिए पूरी दुनिया को। और बरखा दत्त साहिबा जो हैं, उन्होंने क्या किया, वो उनकी जो ट्वीट थी, मेरा ख्याल है पता नहीं क्या उनका दिमाग काम कर रहा था, क्या था। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान का मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक रोक लिए और एक पायलट पकड़ लिए। तो उसके जवाब में फिर मैंने उन्हें लिख के भेजा कि मोहतरमा, मुझे ये बताएं, जो पायलट आपने पकड़ा है वो ड्रोन पे बैठ के आया था या मिसाइल पे बैठ के आया था? तो लिहाजा इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और ये अपनी खौफ में, अपने टीआरपी के चक्कर में, अपने जो पता नहीं, जो अपने लॉसेस छुपाने के लिए, अपनी ग्रैंडियोसिटी वो क्लेम करने के लिए, पूरी दुनिया के सामने अपना एक बहुत एक ग्लोरीफाइड इमेज प्रेजेंट करने के लिए, जो कि हकीकत में है नहीं, ये जलील होते जा रहे हैं। और आज आपने देखा कि इनकी एयरफोर्स के जो हेड हैं, उन्होंने अपने मुंह से कहा कि हमने राफेल भी हमारे गिरे हैं, हमारा लॉस भी हुआ है बहुत ज़्यादा, लेकिन हम वो लॉस डिक्लेयर नहीं करेंगे क्योंकि उससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। ऐसे अहमद हसन साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो खबरें गर्म हैं कि एक पायलट जो है, खातून पायलट, वो पाकिस्तान जो है यहाँ गिरफ्तार भी हो गई है, कोई ऐसी खबरें हैं आपके पास, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी? मेरे पास देखें, कल काफ़ी ज़्यादा जो थी ये चीज़ चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर और हर जगह के ऊपर कि इस तरह से कुछ हुआ है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आई। और अगर कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन आएगी तभी हम कंफर्म कर सकते हैं, वरना ये सारी र्यूमर्स हैं। जंगों में ऐसे होता है, इन्फॉर्मेशन जो है इस तरीके से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, हर जगह से मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन भी आ रही होती है, सच्ची न्यूज़ भी आ रही होती हैं। तो उस टाइम के ऊपर वो बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं, लेकिन उसके बाद फिर ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन होती है, फिर उसके बाद आपको कंफर्म पता चलता है कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। तो अभी तक पायलट्स से रिलेटेड कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई।